हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा एंड तक देखिएगा। काफ़ी रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, तो आपको अंत तक वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। चलिए शुरुआत करेंगे अपने पुराने रिविजन सेक्शन से। जो भी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दुनिया भर में कला के महत्व को बताने के लिए विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 अप्रैल को। थीम थी इसकी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। इसके अलावा अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नबोआ ये दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से बने हैं राष्ट्रपति। ऑस्कर पियास्त्री ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। और अभी 4 पूर्व सैन्य कर्मियों को, जिनमें जगदीप सिंह जी, कमांडर्स गुरचरण सिंह, कैप्टन गुरमेल सिंह और हवलदार सिमरजीत सिंह, इनको वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। यह आयोजन होगा बिहार में। गज सिंह को बनाया गया है शुभंकर यानी मस्कट। मैंने कल गज सिंह को आपको दिखाया भी था। इसके अलावा तीरंदाजी विश्व कप का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ है, जिसमें भारतीय टीम 4 मेडल जीती है, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट पर स्कारप बीटल की अभी 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर भारत में 5 और पश्चिमी घाट में 1 प्रजाति है। और अभी 78वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया हिमाचल प्रदेश ने। आईसीसी ने अभी बीसीसीआई, ईसीबी और सीए इन 3 क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर के अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए समर्पित एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज, पीडीएफ, ई बुक्स ये सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली ई बुक प्राप्त कीजिए। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज और फ्री क्विजेज, फ्री पीडीएफ वगैरह भी आप एक्सेस कर सकते हो एमजेटी ऐप से। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है साथियों प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को, यानी कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। हीमोफीलिया जो है ये एक रक्तस्राव विकार है ना। मतलब कोई रोग इसे नहीं कहेंगे। देखो, रोग और विकार में थोड़ा सा अंतर होता है। विकार मतलब होता है डिसऑर्डर, ठीक है। रोग मतलब होता है डिसीज। रोग अक्सर समझ लो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, विकार लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, है ना। जैसे जैसे मैं कहूँ कि आपसे कि आपको जो है ये आर्टिज्म है ना, तो ये एक विकार है, रोग नहीं है। ऐसे ही हीमोफीलिया ये रक्तस्राव विकार होता है, एक कमी होती है और जिसकी वजह से ब्लड रुकता नहीं। जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं। अगर कहीं पर भी आपको चोट लग जाएगी तो बहने लगेगा खून और रुकेगा ही नहीं, क्योंकि थक्का नहीं बन रहा होता है ना। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, विमेन एंड गर्ल ब्लीड टू। ठीक है, ये थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1989 को यह दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? विश्व हीमोफीलिया महासंघ के द्वारा। 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व हीमोफीलिया महासंघ के जो संस्थापक थे फ्रैंक स्नेबेल, उनका जन्मदिन होता है, तो उन्हीं के सम्मान में यह दिवस घोषित किया गया था। इसी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है जी, चलिए अगला। अच्छा, हीमोग्लोबिन नाम आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का पूरा पूरा संचरण करता है ना ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा लाल होता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल महीने के अभी तक आए हुए, तो इनको हम लोग रिवाइज करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसके अलावा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसको याद रखना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस बहुत पूछा जाता है, 11 अप्रैल को, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस और 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। क्लियर? अगला, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भू भारती पोर्टल। तो भू भारती पोर्टल जो है ना, एक्चुअली में ये पुराना ही पोर्टल था, उसी का नाम बदला गया है। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से सीएम है, इन्होंने जो
के चंद्रशेखर राव जो पुराने सीएम थे इनके तेलंगाना के, मतलब कि बीआरएस पार्टी से वो थे, तो उनका ही एक पोर्टल था जो चर्चित पोर्टल था धरणी पोर्टल, उसी का नाम बदल करके उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करके भू भारती के नाम से रिलॉन्च किए हैं। ठीक है ना। तो बीआरएस पार्टी से थे वो, बीआरएस पार्टी से थे वो, और अब ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से तेलंगाना के सीएम। तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, ध्यान रखना। धरणी पोर्टल का नाम, धरणी पोर्टल जो था अब वही जाना जाएगा भू भारती पोर्टल से, भू भारती पोर्टल के नाम से। ठीक है। तो सेम वही है, काम उसका क्या होता था कि जिनके पास जो जो जमीनें हैं उस जमीन का पूरा पूरा डाटा उनके कार्ड पर हो, एक कार्ड बना करके दिया जाएगा सभी को, जो भी भूमि के स्वामित्व वाले हैं, व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन है, तो उन जमीनों का उनके पास वो कार्ड के रूप में पूरा पूरा ब्यौरा होगा। ठीक वैसे ही जैसे आयुष्मान कार्ड होता है, जैसे आभा कार्ड बन रहा है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में उनकी डिटेल्स होती है, आधार कार्ड में आपके निवास के बारे में पूरी डिटेल होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो एक कार्ड बना करके दिया जाएगा जिसमें उनके जो भी व्यक्ति होंगे उनके पास कितनी जमीन है, उनका ब्यौरा है, कितना है, कहाँ पर है, कैसा है, सारा कुछ उसमें रहेगा। ठीक है ना। तो ये धरणी पोर्टल का ही अपग्रेडेड वर्जन है भू भारती राजस्व पोर्टल। ओके, हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है और भूधर कार्ड दिया जाएगा इसके तहत। कौन सा कार्ड दिया जाएगा? भूधर कार्ड। तो अभी ये लॉन्च हुआ है, लागू होगा 2 जून 2025 से। शुरुआत में भी 4 मंडलों में लागू किया गया है। 2 जून 2025 से क्यों भाई? क्योंकि 2 जून को आप जानते हो तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस होता है। 2 जून 2014 को ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। तो उसके बाद ये 29वां राज्य बना था। हालांकि अब वर्तमान में 28 राज्य ही हैं, लेकिन 29वां राज्य ये 2 जून को ही बना था 2014 में, ये बात ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 33 जिले हैं इसमें, 119 विधानसभा में सीटें हैं, 17 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। श्री सैलम टाइगर रिजर्व, कवल वन्यजीव अभ्यारण्य, हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली, पसीन, भटनरोम, बोनालू, ये प्रमुख यहाँ की चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही साथियों डिटेल कंटेंट आपको हमारे ई बुक्स में मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी। तो खैर बुक तो अब नहीं बची है, लेकिन ई बुक में आप ई बुक फॉर्मेट से आप इसको ले सकते हो। 2024 का चाहे ब्रह्मास्त्र हो या फिर आपका मार्च का जो मंथली करंट अफेयर है या किसी भी महीने का मंथली करंट अफेयर हो, या फिर अभी जो 3 मंथ का आया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, उसको आप जाकर के ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलने वाली हैं। एमजेटी ऐप पर जाकर के जब आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको तरह तरह की ई बुक्स मिल जाएंगी। साइंस की भी मिलेगी, स्टैटिक जीके की भी मिलेगी, रेलवे एग्जाम्स की भी मिलेगी, और इसके बाद ये मंथली करंट अफेयर वगैरह की भी, 3 महीने की, 6 महीने की, वन लाइनर, डिटेल, सब प्रकार की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो हीट वेव को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है अगेन तेलंगाना ने। तेलंगाना, एक बार फिर से आपका ये आंसर सही रहेगा। इन्होंने अभी हीट वेव को, हीट वेव क्या होता है? गर्मियों में जो चलता है ना, सामान्य भाषा में कहें लू, तो जो लू चलती है उसे हीट वेव कहते हैं। तो उसी को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। देखो अभी उत्तर भारत है तो उतना तो अभी मतलब कम ही महसूस हो रहा है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को महसूस हो रहा है, अंदर वालों को अभी कम ही महसूस हो रहा है गर्मी। लेकिन दक्षिण भारत साइड चले जाओ ना तो गर्मी प्रचंड रूप में है, और ये अब बढ़ता ही जाएगा। अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हीट वेव से क्योंकि बहुत सारी डेथ भी होती हैं, मतलब आप समझो कि किसी बड़ी बीमारी, बड़ी महामारी से उतनी मौतें नहीं होती हैं जितना हीट वेव के कारण हो जाती हैं। बस उसको लोग लाइटली लेते हैं, काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उनसे भी डेथ बहुत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने किया है कि हीट वेव को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है अभी, और ऑफर किया है 4 लाख टू किन ऑफ डिक्रीजेस। कैसे इसको कम किया जाए, खत्म करने का प्रयास किया जाए, कम तो नहीं करेंगे भाई, तो सूर्य देवता की यह ताकत है ना, लेकिन कुछ ना कुछ उसके उपाय किए जा सकते हैं। जगह जगह पर ऐसे रेस्टिंग कैंप बना करके या कुछ और भी ऐसी चीज़ें कर करके, फवारे टाइप के लगाए जाते हैं कई कई जगहों पर, आप देखते हो। तो ऐसा करके कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है जगह जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे धूप वाले इलाके हैं। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह राशि प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। राज्य आपदा मोचन कोर्स में ये दिया गया है। ठीक है, तो इसे छिपा हुआ खतरा बताया है हीट वेव को। चलिए, तो तेलंगाना के बारे में हम लोग ने जान ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। ये कहाँ पर हुई?
तो देखो साथियों, जब भी कोई बैठक होती है छोटे छोटे लेवल की ना, तो वो वही देश अध्यक्ष करता है मैक्सिमम टाइम पे, जो देश बड़े वाले समिट की अध्यक्षता कर रहा होता है। जैसे ब्रिक्स का जो मेन समिट होगा वो इस बार ब्राजील में हो रहा है। तो इस बार ब्रिक्स की जो भी बैठकें होंगी, चाहे विदेश मंत्रियों की होगी, कृषि मंत्रियों की होगी, वित्त मंत्रियों की होगी, जब भी कोई भी बैठक होगी, रक्षा की होगी, रक्षा के लिए खैर तो ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स आर्थिक के लिए, इकोनॉमी के लिए है संगठन। तो इन सब की जो भी बैठक होगी वो ब्राजील में ही अब की होने वाली है इस बार, ठीक है। तो अभी कृषि मंत्रियों की जो होगी ये भी ब्राजील में होगी आज, ठीक है, 17 अप्रैल को। तो इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, या कहीं भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। ये भारत के कृषि मंत्री हैं, तो भारत को रिप्रेजेंट करने ब्राजील गए हुए हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित होने वाला है 15वां ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का बैठक है। ओवरऑल जो समिट होगी वो 17वीं होगी, 17वीं समिट होगी, ये भी बात ध्यान रखना। और ये समिट होगी जुलाई में, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन ये 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक होगी। ओके, तो इस बार की थीम रखी गई है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार, न्याय संगत, व्यापार के माध्यम से समावेशी सतत कृषि को बढ़ावा देना। चलिए आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, ब्रिक्स समिट पर। ब्रिक्स समिट जो होने वाला है 2025 का, ये होने वाला है 6 से 7 जुलाई 2025 को, और रियो डी जनेरियो ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, मैं आपको 2-3 महीने पहले ही सारा कुछ डिटेल्स ला करके दे दिया हूँ और सब कुछ बता दे रहा हूँ समिट होने से पहले ही, ठीक है। तो अब 2-3 महीने बाद जब ये आयोजित होगा तब तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन पहले ही आप जान लो डिटेल्स, जिससे अगर मान लो पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आंसर कर पाओ। तो ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 17वां वाला होगा, और इससे पहले 16वां वाला कहाँ हुआ था? रूस के कजान शहर में हुआ था पिछली साल 2024 में, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना साथियों 2006 में की गई थी, लेकिन पहली बार इसकी समिट हुई थी 2009 में, और रूस में हुई थी। रूस पहली समिट की अध्यक्षता किया था, और अभी पिछली समिट भी रूस में ही आयोजित की गई थी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहले तो 4 सदस्य थे, पहले ब्रिक था ये, है ना। पहले जब स्थापित हुआ तब ये ब्रिक था, लेकिन फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है। ये बात ध्यान रखना, पूछा जाता है। 2006 में ब्रिक था, और 2010 में ये एस जुड़ गया, यानी कि ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद 5 नए देश और इसके बाद में जुड़े हैं, जिनमें से 4 देश तो अभी जुड़े हैं 2024 में, ये 2024 में जुड़े, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और ईरान। और एक देश अभी 2025 में जुड़ा है, वो है इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो ये टोटल 10 देश हो जाते हैं अभी वर्तमान समय में ब्रिक्स में। सऊदी अरब और अर्जेंटीना ये शामिल होना चाह रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पर ये लोग पलट गए और शामिल नहीं हुए, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको सऊदी अरब दिखे या आपको अर्जेंटीना दिखे तो मत लगाना, है ना, क्योंकि वो शामिल होना चाह रहे थे तो उनका ऑप्शन जरूर आएगा। अगला, अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एथलीट कमीशन का अध्यक्ष अभी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नियुक्त किया गया है। किसे? मीराबाई चानू को। भाई सखारोम मीराबाई चानू, भारत की ये ओलंपिक मेडल विजेता हैं, सिल्वर ओलंपिक इन्होंने जीता था टोक्यो में। तो इनको अभी हाल ही में एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में, ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का एथलीट कमीशन का ये अध्यक्ष होने वाली है। टोक्यो ओलंपिक में ये सिल्वर जीती थी, गोल्ड कोस्ट में अभी मेडल पार आते हैं, अभी आगे ही देखेंगे। फिलहाल तो उद्देश्य इनका है इनको नियुक्त करने का कि खिलाड़ियों और IWF के प्रशासकों के बीच संवाद स्थापित करना, जो भी खिलाड़ियों के मुद्दे हैं, जो भी खिलाड़ियों की बातें हैं, उसको आयोग तक पहुंचाना, और आयोग लेवल की जो भी चाहे सारी सुविधाएं हैं उसको खिलाड़ियों तक पहुंच सके, ये चीजें इंश्योर कराना। तो इसका काम इनको सौंपा गया है। इनके थोड़ा सा आ जाते हैं मेडल टेबल प्रोफाइल पर। साथियों, मीराबाई चानू ये मणिपुर से आती हैं। इनको 2018 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिल चुका है, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी, जो कि खेल के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी मिल चुका है। अगर मेडल टेबल पर इनके नजर डालें, मतलब मेडल टेबल नहीं, मतलब कि इनका जो जितना भी जीती हुई हैं आज तक मेडल बड़े बड़े, उन पर अगर नजर डालें तो ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी, दिख रहा है ना। चलिए, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था, सिल्वर जीती थी 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। अमूमन ये 49, 50 या 48 किलोग्राम के ही कैटेगरी में खेला करती हैं। और
2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, और 2022 में जो हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल हैं, एक गोल्ड एक सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम में इनके 3 मेडल हैं, जिनमें 2 गोल्ड हैं, 2018 का गोल्ड कोस्ट में, 2022 का बर्मिंघम में 2 गोल्ड है, और 2014 के ग्लासगो में सिल्वर जीती थी। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बात करें, कॉमनवेल्थ गेम अलग होता है, चैंपियनशिप अलग होता है। तो कॉमनवेल्थ चैंपियंस में 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, इनका मेडल टेबल है। ताशकंद में ये ब्रॉन्ज जीती थी एशियन चैंपियनशिप में। अगला, कुछ प्रमुख और नियुक्तियां हैं, इनको आप रिवाइज कर सकते हो, जिनमें अभी अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। सोहनी राजोला एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक बनी है। स्वामीनाथन एस अय्यर ये आईआरडीएआई के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। अगला, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुआ है, इसको जीत लिया है पंजाब ने। पंजाब ने किसको हरा कर जीता है? पंजाब ने हराया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को हरा, ये माध्य नहीं मध्य प्रदेश है। तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हरा करके सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप हॉकी का जीत लिया है। 15वां संस्करण था, जो 4 से 18 अप्रैल के बीच में झांसी में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, झांसी मध्य प्रदेश नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश है, यहां पर आयोजित किया गया था, और मध्य प्रदेश उप विजेता रहा। पंजाब जीता है, विजेता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, पंजाब ने 5वीं बार जीता है, 2012, 2018, 2021, 2023, 2025, तो 5 बार अकेले पंजाब खेल जीत चुका है हॉकी इंडिया का। ठीक है, शुरुआत 2011 से हुई थी। तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा, तो तीसरा भी स्थान याद रखना भाई, आयोजक था उत्तर प्रदेश, मेजबान था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अप्रैल 2025 में ऐतिहासिक महिला अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया? ऑल विमेन ये टूर था एक प्रकार से अंतरिक्ष का, जो ये सक्सेसफुल किया अभी ब्लू ओरिजन ने। ब्लू ओरिजन आप जानते हो, अमेजन के जो फाउंडर हैं, अमेजन के जो फाउंडर हैं ना, जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है। जेफ बेजोस की कंपनी है, और जेफ बेजोस की कंपनी जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजन, इसने अभी सक्सेसफुली एक कंप्लीट किया है हिस्टोरिक मिशन ऑल विमेन का, ऑल फीमेल का फ्लाइट। ये अंतरिक्ष में महिलाओं को ले गया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी गई इसमें, जैसे कैटी पेरी वगैरह भी गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल था? कैटी पेरी थी, पॉप सिंगर हैं। लॉरेंस सांचेज थी, इन्हीं की मंगेतर है, इनको नहीं ले जाते तो फिर वो फिर गुस्सा आ जाती। अमांडा गुयेन जो है ये बायो एस्ट्रोनॉटिक्स वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। गेल किंग सीबीएस मॉर्निंग के सह होस्ट हैं। एसा बोवे नासा के रॉकेट वैज्ञानिक रहे हैं पूर्व। कैरियन फ्लिंग फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं। तो ये सब लोग 6 लोग गए थे एक साथ, जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए, अंतरिक्ष के बॉर्डर तक। ठीक है, कर्मन रेखा को इन्होंने पार किया है, लगभग 10 मिनट तक गए, और ब्लू ओरिजन ने इसी बहाने अपना ये स्पेस न्यू सेफर्ड रॉकेट के जरिए भेज करके अपना प्रमोशन कर लिया कि भाई जो भी अमीर वाले हैं, जो भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको अगर अंतरिक्ष की सैर करनी है तो मात्र 100 किलोमीटर तक ले जा करके 10 मिनट रख करके वापस ले आएंगे, बिलियन ऑफ डॉलर लेकर रख लेंगे, है ना। तो 1963 के बाद, ऐसा नहीं है पहली बार सभी महिलाओं वाला ये गया है क्रू मिशन। ऑल विमेन क्रू मिशन 1963 में पहली बार गया था, उसके बाद से फिर अभी दूसरा है। ठीक है, चलिए अगला, ब्लू ओरिजिन की स्थापना सन 2000 में हुई थी। अगला, हाल ही में डॉक्टर अजीत सिंह ने कितने सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर न्यू सर्जरी में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो डॉक्टर अजीत सिंह ने अभी 17 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर निकाला है रीढ़ की हड्डी से, और बना लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का सक्सेसफुली। तो ये ऑपरेशन इन्होंने किया है। 21 वर्षीय मरीज की रीढ़ की हड्डी से इन्होंने 17 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाला है। 17 सेंटीमीटर मतलब आप समझ रहे हो, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है छोटी वाली, है ना, उससे 2 सेंटीमीटर आप बड़ा कर लो। इतना बड़ा ट्यूमर था, उसको इन्होंने सक्सेसफुली रिमूव किया है। ओके, तो ये उपलब्धि भारत को न्यूरो सर्जरी के वैश्विक मानचित्र पर स्थान दिलाती है। अगला, अप्रैल 2025 में पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? पेरिस में आयोजित हुआ फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम, और इसमें अभी जीत लिया है खिताब किसने? जीनियस मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन आप जानते हो नॉर्वे के रहने वाले हैं, और
विश्व के सर्वश्रेष्ठ ये चेस के शतरंज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ठीक है, तो $2 लाख का इसमें पुरस्कार राशि था, इसको इन्होंने जीत लिया है। उपविजेता रहे ग्रैंड मास्टर हिकाउ नाकामुरा। ग्रैंड मास्टर आप जानते हो ना, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ELO पॉइंट स्कोर करना होता है। 2500 ELO पॉइंट आपका स्कोर हो जाता है ओवरऑल आपकी लाइफ टाइम रेटिंग को लेकर के। ये रेटिंग्स बढ़ती रहती है, घटती भी है ना। तो ये अगर 2500 को क्रॉस कर जाती है तो ग्रैंड मास्टर कहा जाता है शतरंज के खिलाड़ियों को। आगे, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आप जानते हो हर महीने दिया जाता है पिछले महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो पिछले महीने हम लोगों ने भाई तो पूरा का पूरा चैंपियनशिप ही जीत लिया था आईसीसी का, तो इसलिए इस बार भी भारत के ही खिलाड़ी को जो कि सबसे ज्यादा योगदान दिया था उनको चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 के लिए। कौन थे भाई? वो थे श्रेयस अय्यर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया बोल को, इनको महिलाओं के लिए चुना गया है। एक पुरुष एक महिला खिलाड़ी को दिया जाता है आईसीसी का मंथली ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो इस बार पुरुष में श्रेयस अय्यर को दिया गया है और महिलाओं में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की ही विमेन को मिला है। लगातार साथियों चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी ये विमेन पुरस्कार जीत रही है प्लेयर ऑफ द मंथ का। और पुरुषों में तो मान लो चेंज हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं में तो यही हो रहे हैं। खैर, जॉर्जिया बोल और श्रेयस अय्यर का नाम याद रखना मार्च 2025 के लिए। ओके, बाकी ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कम समय में आपने ज़्यादा कंटेंट पाया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है साथियों मोहन बागान। डूरंड क्लब नहीं है, डूरंड कप होता है और डूरंड कप जो होता है वो सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया था। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और ओवरऑल भी टूर्नामेंट सबसे पुराना वही है। और सबसे पुराना फुटबॉल क्लब पूछा जाए तो आप मोहन बागान लगाया। ठीक है, इसके अलावा किस घटना का विरोध करते हुए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधियां वापस की थी? तो साथियों कौन कौन सा? ए और सी दोनों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन ये लोग शुरू किए थे। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है? कमेंट करके बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास करना और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताना। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।